नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था, हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तर भारत के राज्यों को तो जीता ही, साथ ही साथ दक्षिण में भी अपना प्रसार किया। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था जो दक्षिण की ओर कूच करता है और वहाँ पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लेता है। हालांकि वहाँ पर वो प्रत्यक्ष शासन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनको अपने अधीन कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को सिंहासन कैसे मिलता है, तो मैंने आपको बताया था अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है, और सारी प्रक्रिया मैंने बताई थी। ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं कि कैसे वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की सिंहासन पर बैठता है। तो आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है राजनीतिक अभियानों के बारे में या विजय अभियान के बारे में। तो दो दो भागों में इसको बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारा उत्तर भारत की विजय या उत्तर भारत का अभियान, और दूसरा होगा दक्षिण भारत की विजय या दक्षिण भारत का अभियान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर भारत की विजय का। तो उत्तर भारत में सबसे पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया गुजरात पर। कब किया? 1298 और 99 ईस्वी के बीच में। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खां और उलूग खां की अगुवाई में 14,000 घुड़सवारों और 20,000 पैदल सैनिकों को गुजरात विजय के लिए भेज दिया। अहमदाबाद के पास बघेल के राजा रायकण और खिलजी सेना में युद्ध हुआ, जिसमें रायकण पराजित हुआ। जो राजा रायकण था गुजरात का, वो पराजित हो गया। और किस वंश से था? तो बघेल वंश से था। ये भी याद रखिए, बघेल वंशीय राजा रायकण और खिलजी सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा रायकण पराजित हुआ और अपनी पुत्री देवल के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लिया। तो राजा कर्णदेव अपनी पुत्री का नाम याद रखना, देवल देवी के साथ कहाँ भाग गया? देवगिरी भाग गया। दक्षिण में स्थित है, ये दक्षिण भारत में स्थित है देवगिरी। वहाँ का शासक था रामचंद्र देव, और उनसे शरण मांग लेता है, वहीं पे रुक जाता है। राजा कर्ण अपनी पुत्री के साथ रामचंद्र देव के यहाँ शरण तो ले लेता है, लेकिन उसकी जो पत्नी रहती है, राजा कर्ण की जो पत्नी रहती है कमला देवी, वो यहीं पे रह जाती है और कुछ समय तक संघर्ष करती है, लेकिन बाद में उसको पकड़ लिया जाता है और उसको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया जाता है। तो ये देखिए, राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया पकड़ करके, और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और उससे निकाह कर लिया और उसे शाही हरम में भेज दिया। गुजरात विजय अभियान के समय नुसरत खान ने भयंकर कत्लेआम मचाया था तथा कई बड़े मंदिरों को तोड़ा था। इनमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रमुख है। तो बहुत ज़्यादा लूटपाट किया नुसरत खान ने और उलूग खान ने। अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप। खंभात पर आक्रमण के समय, यानी गुजरात में एक क्षेत्र है खंभात, तो खंभात पर आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खान ने 1,000 दिनार में खरीदा, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बना। इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो जब नुसरत खां खंभात पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय उसको एक हिंदू किन्नर मिला, उसका नाम क्या था? मलिक काफूर, और नुसरत खान ने उसको 1,000 में खरीदा था, इसीलिए उसको 1,000, चूँकि उसको 1,000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि मलिक काफूर को कहाँ से प्राप्त किया गया था या किस राज्य पर आक्रमण करने के दौरान प्राप्त किया गया था। तो याद रखना, गुजरात पर आक्रमण करने के दौरान उसको प्राप्त किया गया था। तो ये पहला अभियान था गुजरात पर, और वहाँ पर विजय प्राप्त करता है।
अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो अभियान है जैसलमेर पर 1299 ईस्वी में, जैसलमेर के शासक द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया और जैसलमेर पर फतह प्राप्त की, यानी कि विजय हासिल कर ली। तो कुछ कहा जाता है ऐसा कि कुछ घोड़े थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना के, उसको जैसलमेर के शासक ने अधिग्रहण में, मतलब उसको अपने अंडर में कर लिया था, उसको अधिग्रहित कर लिया था। तो उन घोड़ों को छुड़ाने के लिए या उसका आप कह सकते हैं बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को पराजित किया और जैसलमेर पर विजय प्राप्त कर ली। फिर बात करते हैं रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी में हुआ। हमीरदेव चौहान यहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। इसने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी। देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा मैं कारण भी बता देता हूँ कि क्यों आक्रमण किया। हालांकि ये कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी था, विस्तारवादी सुल्तान था, तो वो वैसे भी आक्रमण करता, चाहे कारण हो या ना हो। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही सेनापति था, विद्रोह करके भागता है और वो रणथंभौर पहुंच जाता है। हमीरदेव उसको शरण दे देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इससे गुस्सा हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी। इससे क्रोधित होकर और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 1300 ईस्वी में खिलजी ने विशाल सैन्य बल के साथ रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। खिलजी का मतलब खिलजी सेना ने। इसमें उसका सेनापति नुसरत खां मारा गया। जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत खां, वो रणथंभौर पर आक्रमण करने के दौरान मारा गया। इस दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिशें की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। 3 असफल प्रयासों के बाद खिलजी की सेना ने अंततः 1 जुलाई 1303 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिली, लेकिन बार बार जब प्रयास करते रहे तो रणथंभौर पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जब मैं अलाउद्दीन खिलजी पूरा पढ़ा दूंगा तो एक साथ में इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट विजय आती है चित्तौड़। 1303 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण होता है। चित्तौड़ किले पर किया गया आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए आक्रमणों में से सबसे अधिक सुर्खियों में रहा, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बेहद सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और महाराजा रतन सिंह को हरा दिया। हालांकि इस पूरे हमले की वजह रानी पद्मावती की सुंदरता भी बताई जाती है। आपने कहानी सुनी होगी कि रानी पद्मावती बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उनकी सुंदरता से मोहित हो गया था अलाउद्दीन खिलजी और उनको प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ का शासक अपने बेटे को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज़राबाद रख दिया। यहाँ खिज़्र खां होना चाहिए। इसका जो बेटा था वो खिज़्र खां था, खिज़्र खां, उसी के नाम पर खिज़राबाद इसका नाम रख दिया गया। चित्तौड़ का नाम बदल करके खिज़राबाद रख दिया गया। यहाँ देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है। अपना यानी कि जो उसका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम था खिज़्र खां, उसको यहाँ का शासक बना दिया गया। मालवा की विजय 1305 ईस्वी में। चित्तौड़ की विजय के बाद राजपूतों की रियासतों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। तो जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली तो जितने भी राजपूत शासक थे वे सब डर गए कि जब चित्तौड़ को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने तो हमारी क्या औकात है।
तो धीरे धीरे राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उसमें मालवा का एक राजा था महलक देव। मालवा का राजा कौन था? महलक देव। उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ पर अधिकार करने के पश्चात अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करने के लिए आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेज दी। मालवा का सेनापति हरमंद था। मालवा का सेनापति कौन था? हरमंद, जो अत्यंत पराक्रमी था। उसने खिलजी सेना का जमकर सामना किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह युद्ध के दौरान मारा गया और मालवा पर खिलजियों का अधिकार हो गया। तत्पश्चात खिलजी सेना ने उज्जैन, धार, चंदेरी, मांडू आदि स्थानों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार संपूर्ण मालवा क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया। फिर है मारवाड़ की विजय 1308 ईस्वी में। ये सब अभी उत्तर भारत की विजय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मारवाड़ पर कब आक्रमण किया? 1308 ईस्वी में। मालवा पर अधिकार करने के 3 वर्ष बाद 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ को जीतने का प्रयास किया। मारवाड़ के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने सुल्तान की सेना से कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को शेवान, यानी मारवाड़ को ही शेवान कहते थे, वहाँ का शासक बना दिया गया। तो किसको बनाया गया वहाँ का शासक? कमालुद्दीन गुर्ग को। पहले कौन था? शीतल देव। शीतल देव मारवाड़ का शासक था। और शीतल देव किस वंश से संबंधित था? परमार वंश, यानी परमार राजपूत था। राजपूतों में कई होते हैं, जैसे गढ़वाल भी राजपूत होते हैं, चंदेरी राजपूत होते हैं, चौहान राजपूत होते हैं, परमार राजपूत होते हैं, और भी कई राजपूत होते हैं। तो ये परमार राजपूत था शीतल देव। तो ये भी लड़ता है, लेकिन मारा जाता है युद्ध में, और फिर अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ पर कब्जा हो जाता है। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। इसके बाद एक और अभियान आता है उत्तर भारत का, जिसको कहते हैं जालोर। जालोर पर भी आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर के शासक कान्हड़ देव को परास्त किया और इसी के साथ अलाउद्दीन की राजस्थान विजय पूर्ण हो गई, यानी संपूर्ण राजस्थान को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये तो उत्तर भारत की विजय हो गई। अब देखिए, दक्षिण भारत की विजय भी साथ ही साथ चल रही थी। ऐसा नहीं था कि पहले उत्तर भारत को जीत लिया फिर दक्षिण भारत की शुरुआत की, ऐसा नहीं था, साथ ही साथ चल रहा था। लेकिन अब मैंने इसको 2 पार्टों में इसलिए पढ़ाया ताकि सुविधा हो जाए। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के विजय की। उत्तर भारतीय विजयों से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। तो इस बात को याद रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण की ओर अपना विस्तार किया। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर भारत के विपरीत यहाँ अप्रत्यक्ष शासन किया, क्योंकि प्रत्यक्ष साम्राज्य विस्तार से साम्राज्य का स्थायित्व प्रभावित होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण की ओर अथाह संपदा को हासिल करना था। तो अब दक्षिण भारत को जीता तो अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, वहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन किया। मतलब वहाँ के जो राजा थे, दक्षिण भारत के राज्यों के जो राजा थे, उनको बने रहने दिया, जीत लिया गया, उनको अपने अधीन कर लिया गया, लेकिन उनको फिर से वहीं पर स्थापित कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप टैक्स देते रहिए, बाकी आप अपना शासन चलाइए। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उसने शासन किया। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण किया था वहाँ की अथाह संपदा को प्राप्त करने के लिए, ना कि वहाँ शासन करने के लिए। तो कई सारी बातें हैं, और कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अगर वो दक्षिण भारत पर डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष शासन करता तो उत्तर भारत पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती और मंगोलों का आक्रमण हो ही रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक विशाल साम्राज्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना उस समय संभव नहीं था, इसलिए उसने वहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन किया। अब दक्षिण में जितने भी अभियान होते हैं उनका नेतृत्व कौन करता है? मलिक काफूर, सेनापति के रूप में। और मैंने आपको बताया था अभी जस्ट 5-6 मिनट पहले ही बताया है कि जो
मलिक काफूर है, इसको कहाँ से प्राप्त किया गया था? गुजरात अभियान के दौरान, जब नुसरत खां ने गुजरात पर आक्रमण किया, बेसिकली खंभात पर जब वो आक्रमण कर रहा था, तभी मलिक काफूर मिला था और इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी, बरनी की रचना तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह तथा इसामी की रचना फुतूह सलातीन से मिलती है। तो ये कुछ पुस्तक और उसके नाम है, मतलब अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों के बारे में पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो उसकी व्याख्या हम कहें उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तारीख फिरोज शाही में किया गया है, जो कि बरनी की रचना है। दक्षिण अभियानों का उल्लेख अमीर खुसरो की एक रचना है खजाइन उल फुतूह, इसमें भी किया गया है। एसामी एक इतिहासकार है, इसकी एक रचना है फुतूह अस-सलातीन, उसमें भी आपको अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारे सोर्स हैं, यानी स्रोत हैं। दक्षिण अभियानों की बात करते हैं तो वारंगल का अभियान 1303 ईस्वी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। वारंगल का अभियान 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत का प्रथम अभियान किया। उसने एक शक्तिशाली सेना नुसरत खां के भतीजे छज्जू, नुसरत खां का भतीजा था छज्जू, उसके नेतृत्व में भेजी, जिसने वारंगल पर आक्रमण किया। वारंगल में उसमें काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा था, जो अत्यंत पराक्रमी था। उसने अत्यंत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए खिलजी सेना को परास्त किया। इस प्रकार अलाउद्दीन का जो प्रथम दक्षिणी अभियान था वो असफल रहा। तो ये बात आपको समझ में आई कि जो अलाउद्दीन का प्रथम दक्षिण अभियान था, यानी वारंगल पर जब उसने अपनी सेना भेजी छज्जू के नेतृत्व में, तो वो अभियान असफल रहा, क्योंकि वहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, वो बहुत ही पराक्रमी था और वो किस वंश का था? काकतीय वंश का था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त कर दिया। तो पहला अभियान जो दक्षिण में था वो असफल रहा। अब दूसरा अभियान देखते हैं, देवगिरी पर विजय। 1307 और 8 के बीच ये अभियान हुआ। सुल्तान बनने से पहले भी 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। तो 1 मिनट, ये क्या हो गया, चलिए ठीक है। तो 1296 में देखिए यहाँ पर लिखा कि 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। जब उस समय सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान था तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में हरा दिया था देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को। उस समय रामचंद्र देव ने टैक्स देना स्वीकार कर लिया था कि हम आपको कर नियमित रूप से भेजते रहेंगे। तो फिर उनको राजा बने रहने दिया गया। ये देखिए, उस समय देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने एलिचपुर की वार्षिक राजस्व को अलाउद्दीन को देने का वचन दिया था। 1303 में रामचंद्र देव ने कर देना बंद कर दिया, जो टैक्स दे रहा था उसको बंद कर दिया। साथ ही उसने गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण दे रखी थी। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको गुजरात अभियान पढ़ाया था, तो गुजरात का शासक कौन था? रायकर्ण, बघेल वंश का था। तो जब वहाँ पर नुसरत खान ने आक्रमण किया तो वो रायकर्ण भाग करके अपनी पुत्री के साथ कहाँ आया था? इन्हीं के यहाँ आया था, रामचंद्र देव के यहाँ, और यहीं पर शरण ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी और ज़्यादा गुस्सा होगा कि भगोड़े को तुम शरण दे रहे हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रामचंद्र देव को पराजित करने के लिए भेजी। मलिक काफूर को यह भी आदेश दिया कि वह बघेल राजा कर्ण की पुत्री देवल को भी अपने साथ लेकर लौटे, क्योंकि जो रायकर्ण की पुत्री थी देवल, वो भी यहीं आई थी अपने पापा के साथ में, अपने पिताजी के साथ में। तो अलाउद्दीन ने कहा कि उसकी पुत्री को नुकसान मत पहुंचाना, उसको सही सलामत मेरे पास ले आना, क्योंकि उसकी माँ जो है, उसकी माँ को तो धर्म परिवर्तन करा लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने और अपने साथ लेकर चला गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उसकी पुत्री को ले आना और उसकी माँ हमारे पास है, उससे मिलना चाहती है। वही चीज़ है, क्योंकि उसकी माँ कमला देवी अलाउद्दीन के हरम में थी और अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी।
अलाउद्दीन की सेना का सर्वप्रथम सामना राजा कर्ण से हुआ। कर्ण इस युद्ध में परास्त हुआ तथा उसकी पुत्री देवल को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के साथ कर दिया गया। तो देवल का विवाह यानी कि जो कर्ण की पुत्री थी देवल देवी, उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां से कर दिया। मलिक काफूर ने राजा कर्ण को परास्त करने के बाद देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव ने खिलजी सेना का सामना किया, किंतु अंतिम समय में उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और सुल्तान की सेवा में अपार धन प्रस्तुत करना पड़ा। सुल्तान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे शासक बने रहने दिया। सुल्तान ने उसे रायरायन की उपाधि भी प्रदान की। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार किया, ऐसा कहा जाता है, और उसको वहाँ का सुल्तान बने रहने दिया। अब हम बात करते हैं वारंगल की विजय की। तो वारंगल पर एक अभियान हो ही चुका था 1303 ईस्वी में, लेकिन उस समय असफल हो गया था। अब फिर से अभियान करेगा और इस बार अलाउद्दीन की सेना जीत जाएगी। 9-10 ईस्वी में 1309-1310 ईस्वी के बीच ये अभियान होता है। 1303 ईस्वी में वारंगल के असफल अभियान के कलंक को धोने के लिए अलाउद्दीन ने 1309-10 ईस्वी के बीच मलिक काफूर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। इस युद्ध अभियान में मलिक काफूर को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की भी सहायता प्राप्त हो गई। अभी मैंने आपको पढ़ाया राजा रामचंद्र देव, ये देखिए ऊपर, इनको जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इनको राजा बने रहने दिया, तो इसलिए अब इनकी भी सहायता प्राप्त हो गई। तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की सहायता प्राप्त हुई और मलिक काफूर और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के बीच लड़े गए युद्ध में जल्दी प्रताप रुद्रदेव ने समर्पण कर दिया। सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर उसने वार्षिक कर देना स्वीकार किया। साथ ही प्रताप रुद्रदेव ने 300 हाथी, 700 घोड़े तथा अपार संपदा मलिक काफूर को प्रदान की। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भिजवाया। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी दिया था। तो ये कोहिनूर हीरा जो था गोलकोंडा की खान से निकाला गया था और वो किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पास। तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जब हार गए अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, तो वो जो हीरा था, कोहिनूर हीरा था, वो मलिक काफूर को दे दिए और मलिक काफूर कहाँ लेकर गया? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास। अगला आक्रमण कहाँ होता है? द्वार समुद्र पर, या जिसको हम होयसल राज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ होयसल घराने का जो शासक था बल्लाल देव, बल्लाल तृतीय शासन कर रहा था। तो वही चीज़ है। द्वार समुद्र मैसूर के समीप स्थित था, एक राज्य था छोटा सा, और यहाँ पर होयसलों का राजा बल्लाल तृतीय शासन कर रहा था। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर, यहाँ मलिक काफूर होना चाहिए, मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में एक सेना द्वार समुद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजी गई। वहाँ का शासक बल्लाल तृतीय खिलजी सेना का सामना न कर सका तथा पराजित हुआ और उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर है पांड राज्य पर आक्रमण। पांड राज्य, ये सब छोटे छोटे दक्षिण भारत के राज्य थे। तो पांड राज्य दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित था। वहाँ सुंदर पांड और वीर पांड दोनों भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। सुंदर पांड ने अपने भाई के विरुद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। सुल्तान ने अवसर का लाभ उठाकर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मलिक काफूर ने जल्द ही पांड राज की राजधानी मदुरै पर आक्रमण कर लिया। वीर पांड वहां से भाग खड़ा हुआ। मलिक काफूर ने नगर में लूटपाट की, अनेक मंदिर नष्ट किए, और एक इतिहासकार हुलजले हेग हैं, वे लिखते हैं कि मलिक काफूर को 312 हाथी, 20,000 घोड़े और 2750 पाउंड सोना तथा रत्न प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ आप समझ गए। पांड राज पर दो भाई थे, एक वीर पांड और एक सुंदर पांड। तो दोनों भाइयों में संघर्ष हो रहा था कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। तभी सुंदर पांड ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना की मदद ले ली। उससे कहा मेरी मदद करो। अलाउद्दीन खिलजी यही चाहता था।
तो फिर आक्रमण हुआ और वीर पांड्य भागकर अलग चला गया और विजय हो गई फिर से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, बहुत सारा लूटपाट किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। 312 हाथी मिली, 20,000 घोड़े प्राप्त हुए, 2750 पाउंड सोना और रत्न भी प्राप्त हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। तो पांड्य राज पर भी वीर पांड्य का शासन हो गया अंततः, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर चला गया। देवगिरी पर पुनः आक्रमण 1313 ईस्वी में। तो राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव, या जिसका नाम था सिंघन देव, चाहे सिंघन देव कहिए या शंकर देव कहिए, ये गद्दी पर बैठा। उसने अपने आप को दिल्ली शासन से स्वतंत्र करा लिया और कर देना बंद कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप 1313 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस युद्ध में शंकर देव मारा गया, मलिक काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा। तो ये तो था अंतिम अभियान, यानी कि मैंने आज आपको पढ़ा दिया उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे की वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करते रहिए।